नमस्ते विद्यार्थियों। कन्फ्यूशियस के पिछले जो हमने व्याख्यान में अध्ययन किया था उनके लेखन से संबंधित एवं उनके सामान्य परिचय के संबंध में उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसमें हमने बताया था कि कन्फ्यूशियस के जो शिष्य थे उनसे अत्यधिक प्रभावित थे और उसी प्रभाव के कारण उनके विचारों को उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित किया एवं नए सिरे से उनमें शोध करके और उस ज्ञान के अर्जन के आधार पर कुछ अन्य इस तरह की संकलन प्रकाशित किए। उनमें हम जैसे पहला है लुन यू चीनी, इसका मतलब है चीनी शिक्षा, संस्कृति, विचारधारा का इसमें संकलन किया गया है। दूसरा है ता सिमो, इसका अर्थ है महान शिक्षा। इनके प्रमुख शिष्य सांग द्वारा संपादित ग्रंथ है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाना, यानी व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को एक उस स्थिति की ओर ले जाए कि वह ऐसा महसूस करे कि मैंने समाज में एक इस तरह का ज्ञान अर्जन किया है या कल्याण के लिए मैंने ज्ञान अर्जन किया है, वो बड़ा ही काम का है या बड़ा ही भविष्य के हिसाब से उद्देश्य परक है। तीसरा है स्वर्णिम मार्ग, द गोल्डन मीन, या इसको हम कहेंगे स्वर्णिम यानी उज्जवल मार्ग या स्वर्ण जैसा मार्ग, अर्थात कन्फ्यूशियस के नैतिक दर्शन की व्याख्या की गई है इसमें। इस ग्रंथ को कन्फ्यूशियस के पौत्र त्सेजे द्वारा रचित माना जाता है। इस तरह से ये विचार मिला है कि उनके पौत्र थे त्सेजे, उनके द्वारा रचित माना जाता है। इस तरह की ये मान्यता है। अब हम अगला जो कंसेप्ट है कि कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार या राज्य के बारे में क्या उनके विचार थे, क्या उनकी भावना थी, किस तरह का वो राज्य चाहते थे या राज्य में क्या क्या होना चाहिए, उन्होंने किस तरह संघर्ष करके चीनी सभ्यता संस्कृति से जो दोहरी स्थिति उन्होंने वहाँ देखी कि एक तरफ सामंती, एक तरफ सरकार काम कर रही है, शासन काम कर रहा है, एक तरफ गरीब वर्ग है या किसान वर्ग है, उनमें आपस में सामंजस्य की स्थिति नहीं हो पा रही है और सामंतियों द्वारा उनका आए दिन शोषण किया जा रहा है। तो उस अवस्था को देखते हुए कन्फ्यूशियस ने व्यक्तिगत इसका आँखों से दर्शन किया, देखा और उस पर अपनी ज्ञान की क्षमता के आधार पर विश्लेषण किया। तो राज्य पर उनके जो विचार हैं वो ध्यान रखने योग्य है कि उन्होंने प्रमुख ग्रंथ सू चिंग में अपनी महान योजना या आदर्श राज्य व्यवस्था का विवेचन किया है। देखिए, उन्होंने आदर्श राज्य व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही। नैतिकता से संबंध कराना उनका प्रमुख ध्येय था। यहाँ देखिए एक समानार्थ हमें दृष्टिगोचर हो रहा है कि जहाँ नैतिकता की बात है वहाँ हम इस क्रम में पूर्व में जाते हैं, यानी जहाँ राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति हुई एथेंस यूनान के गर्भ में जाकर के हम देखते हैं तो सुकरात का जो तात्विक या मीमांसा परक जो भाव है वह नैतिकता पर ही पूरी तरह से आधारित है। उस नैतिकता के आधार पर, जैसे उन्होंने बताया, वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। तो सद्गुण, नैतिकता और ज्ञान ये कहीं ना कहीं यहाँ भाव साम्यता या समान अर्थ रखने वाला दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्कॉलर होने के नाते अपने जहन में रखना अत्यावश्यक है। नैतिकता से संबंध इनका प्रमुख रहा है
शासन को लोक कल्याणकारी और सद्मार्गी होना या उसकी ओर उन्मुख होना अत्यावश्यक माना है। मानव के उत्थान उनके चिंतन का मूल प्रतिपाद्य विषय रहा है कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे करना है। तो चीनी व्यवस्था में तत्कालीन स्थितियों को देख करके इस तरह के विचारों को उन्होंने अपने संकलन में संपादित किया, समाहित किया। इस परिप्रेक्ष्य में प्रमुख विचारक बांग स्विंग ने लिखा है, मूलतः कन्फ्यूशियस एक ऐसे सामंती राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें एक प्रबल केंद्रीय सत्ता के अधीन राष्ट्र संगठित रहे। यही कन्फ्यूशियस के जीवन का राजनीतिक लक्ष्य था। यानी राष्ट्र की संगठन स्थिति में केंद्रीय सत्ता का होना एवं उसके अधीन राष्ट्र का रहना कन्फ्यूशियस का लक्ष्य प्रमुख रूप से बहुत ही दूरगामी था। वे छोटे छोटे सामंतों की सत्ता समाप्त करना चाहते थे क्योंकि सामंतों के सभी कार्य ईश्वरीय आदेश माने जाते थे। यानी सामंतवाद जो कहता था वो ही ईश्वरीय आदेश माने जाते। अब ईश्वरीय आदेश है सामंत का आदेश, तो उसको फिर जनता को मानना पड़ेगा, बाध्य है। अब जनता मानेगी, चाहे वो अनैतिक है, वह गलत या अनुचित है, तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं अन्याय की स्थिति पैदा होती है और सामान्य जन या जन कल्याण की भावना को ठेस पहुंचती है, आघात पहुंचता है। इस तरह से ईश्वरीय आदेश सामंती होना गलत बताया उन्होंने। लेकिन यह सभी सामंती स्वार्थी, अज्ञानी और भ्रष्ट थे। जनता के दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। सामंती और राज्य के अधिकारी किसानों का शोषण करते थे। देखिए, यहाँ सामंत है और उस व्यवस्था को चलाने वाला अधिकारी वर्ग है, वह मिलकर के किसानों का शोषण किया करते थे। कोई विरोध करता है तो उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस तरह से एक ऐसी फिनोमेना, एक ऐसी प्रघटना पैदा हुई जिसमें अराजकता का स्थान ग्रहण किया और वह अराजकता की स्थिति को कन्फ्यूशियस ने बहुत ही नज़दीकी, निकट तरीके से उन्होंने देखा और इस व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने बताया कि एक केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए जो इन सामंतों को अनुशासन में लाने का कार्य करे। यानी सेंट्रल अथॉरिटी होना तो चाहिए, लेकिन इन सामंती फ्यूडल सिस्टम को, सामंत को अनुशासन में लाने का कार्य उनका प्रमुख होना चाहिए। फिर है शासक पर नियंत्रण की आवश्यकता। यानी जो गवर्न करेगा, शासन करेगा, उस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता अत्यधिक जरूरी है। फिर है इसी क्रम में कन्फ्यूशियस ने 3 शक्तियां बताई। उन शक्तियों में पहले नंबर पर ईश्वर है, गॉड, दूसरा राज्य है, स्टेट्स, तीसरा है जनता, पब्लिक। देखिए, इन तीनों को वो सर्वशक्तियां मानता है और वास्तविक तौर से हम अगर तथ्य की दृष्टि से देखें तो ईश्वर, राज्य और जनता, 3 ही वास्तव में राजनीति का या समाज का या विश्व का एक मुख्य बिंदु है। समेकित रूप से इंटीग्रेटेड हम जब बात करेंगे तो तीनों को मिलाकर के ही एक बहुत बड़ा एक आइडियल सिस्टम या एक इस तरह का व्यवस्थित रूप बनता है जिसमें 100% स्टेनलेस है, अकलुष है, जिसमें किसी प्रकार का दाग नहीं होगा। अगर वह तीनों चीज मिलकर के काम करें और तीनों ही सही तरीके से, अगर ईश्वर है, गॉड को मानते हैं, तो वह राज्य को भी मानना पड़ेगा। राज्य में शासन करने वाले आएंगे, अधिकारी वर्ग आएगा, और जनता जो तीसरा पॉइंट है या तीसरा जो उसका घटक है वह जनता है। जनता भी ईश्वर में विश्वास करेगी तो वह गलत कार्य नहीं करेगी, अनुचित कार्य नहीं करेगी, तो वो शासक वर्ग से भी उचित कार्य या उचित मार्गदर्शन या उचित कल्याण के लिए अपेक्षा या भावनाएं या संभावनाएं व्यक्त करेगी। और
राज्य का यह कार्य होगा कि वह ईश्वर के ही आधार पर, या गॉड फेथ, या ईश्वर की भावना के, यहाँ देखो ईश्वर से यहाँ कोई हम धर्म से जोड़ने की बात नहीं कहेंगे ना, लेकिन कन्फ्यूशियस का जो विचार है वो और भी विचारकों में इस तरह का मिलता है। जैसे हम महात्मा गांधी की यहाँ बात करें तो ईश्वर, सत्य, अहिंसा, ये सब आदमी के, मनुष्य के आत्मा पर डिपेंड करती हैं, उसकी सोल पर ये आधारभूत जीवन की प्रमुख गतिविधि इसी के आधार पर चलती हैं। तो ईश्वर की जो सत्ता है वह एक ऐसा मार्ग देती है कि जिस पर व्यक्ति चलते वक्त अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है एवं अन्य को भी सुरक्षित स्थान या सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का दायित्व या कर्तव्य बोध प्राप्त करता है। अधिकार की मांग करना एक अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाए तो उसमें कहीं न कहीं सत्य और अहिंसा या सद्गुण सदाचार का भाव अवश्य रूप से मिलेगा। इसमें ईश्वर मनुष्य के नियम बनाता है, राजा इन नियमों को जनता पर लागू करता है, जनता इन नियमों के अनुसार जीवन यापन करती है। देखो तीनों के काम मार दिए, और तीन ही प्रमुख हैं इस मानव संस्कृति में, मानव सभ्यता में तीन ही प्रमुख बिंदु हैं कि ईश्वर मनुष्य के लिए नियम बनाएगा, और ईश्वर का नियम कभी भी गलत नहीं होता है, ये सार्वलौकिक सत्य है। ईश्वर कभी गलत कार्य के लिए अनुमति नहीं देता है और न देगा। राजा इन नियमों को जनता पर लागू करते हैं और जनता इन नियमों के अनुसार जीवन यापन करती है। इनके ही समन्वय संयोग से सफल कल्याणकारी राज्य, आदर्श राज्य की स्थापना होती है जो सन्मार्ग व सत्य पर आधारित होता है। तीनों ही परस्पर संतुलन के साथ नियंत्रण की भी स्थिति रखती हैं, क्योंकि तीनों का संतुलन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संतुलन है और वह एक बहुत अच्छे व्यवस्थित राज्य के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। तो ये अपने आप में कन्फ्यूशियस के दिए गए विचार वास्तविक तौर से ही एक सबसे अलग पहचान रखने वाले हैं और बड़े ही आकर्षक हैं। तो विद्यार्थियों को इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि भविष्य के हिसाब से नए नए कितने एग्जाम देने होते हैं वहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करके जाना और उन्नति की ओर बढ़ना, सफलता को प्राप्त करना ही परम आवश्यक है। धन्यवाद।